बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपसे दो इश्यूज़ के ऊपर बात करने आया हूँ। नंबर 1 कि हमारा जो CA का एग्ज़ाम है CFAP 5 एडवांस टैक्सेशन, उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर एग्ज़ाम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आ सकता है। एक तो पहली बात ये। दूसरा उसके अंदर ये कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या होगा, उसको हमने फोकस करना है कि कैसे हम इस कोर्स को लेकर आगे चलेंगे। ये दो बेसिक हमारे जो फंक्शन है वो होंगे। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दूं, मैं ये बेहतर समझता हूं कि मेरे वो उस्ताज़ा जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में मेरी मदद की, मेरा ख़्याल है कि उनको सबसे पहले डिस्कस करना ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेरे जो टैक्स के उस्ताद हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने मुझे टैक्स में मेरी बहुत हेल्प की, और मैं आज तक जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला हूँ, मैं ये बात समझता हूँ कि खालिद पेटी वाला जो है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता करें। उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं और वो सही लॉ की इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। ये मेरा एक पहला एक चीज़ है, और अभी भी मुझे वो बड़ी सपोर्ट दे रहे हैं इसके अंदर। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। दूसरा, इसके अंदर मेरे जो उस्ताद हैं डॉक्टर अहमद साहब, इनका बड़ा एक ज़बरदस्त मैं आपको चीज़ वो बताना चाहता हूँ कि अहमद साहब से मिलने से पहले जब मैं टीचिंग करता था तो उसके अंदर एक इशू ये आता था कि स्टूडेंट्स मुझे ये कहते थे कि सर, आपके सब्जेक्ट की समझ आ रही है हमें, जो आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो भी बड़ा क्लियर है, लेकिन बात ये है कि हमें ओवरऑल प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। ये नहीं समझ आ रही कि ये जो आपने बात बताई पहले क्या थी, दूसरी के साथ कनेक्शन जो है ना वो डेवलप नहीं हो रहा। यानी इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक कहीं पर मोती पड़े हों लेकिन उनकी तरतीब कोई ना हो। तो अहमद साहब ने मुझे टीचिंग के अंदर ये वाज़ह किया कि इन मोतियों को तस्बीह में कैसे परोया जा सकता है, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। तीसरी चीज़ जिसने मुझे टैक्स में मेरी हेल्प की वो थी मेरी रिसर्च PhD की, कि जो मैंने एक रिसर्च की कि पाकिस्तान में लोग टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे, उसकी रीज़न्स क्या हैं। ये तकरीबन रिसर्च पूरी दुनिया में कंडक्ट हुई, सिर्फ मैंने नहीं की, पूरी दुनिया में लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ नॉन कंप्लाइंस, लोग क्यों टैक्स नहीं पे करते। इसकी एक रीज़न जो है वो हमने उसके अंदर मुझे पाकिस्तान के अलावा बाकी दूसरे कंट्रीज़ के टैक्सेशन सिस्टम को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, और फिर मुझे अपने सिस्टम को समझने में ज़्यादा हेल्प हुई, और फिर अपने सब्जेक्ट पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और चीज़ें क्लियर हुई कि इसको कैसे लेके चलना चाहिए, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें भी। अच्छा जी, इसके अंदर जो मैं अपना अब आपसे तारुफ़ कराता चलूँ, बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। PhD मैंने थीसिस उस पर लिखा हुआ है टैक्स के ऊपर, मेरी इसी में स्पेशलिटी भी है, और इसके साथ मैंने MPhil अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किया यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। PhD भी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से है, और इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा MA इकनॉमिक्स वो मैंने वहाँ से किया हुआ है। और अब तक मेरे तकरीबन 17 बैचेस जो हैं वो एडवांस टैक्सेशन के मेरे हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुके हुए हैं जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, और तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट इस वक्त बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का करम है। अच्छा, इसमें इस सब्जेक्ट में सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम है, मैं पहले आपसे वो डिस्कस करना चाहूँगा कि बेसिक प्रॉब्लम है क्या, इसमें कन्फ्यूजन क्या है। बहुत सारे कंसल्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं वो पढ़ने के लिए, वो एक बात ये कहते हैं कि सर, हमें ये बात की समझ आ रही है कि भाई टैक्स क्या है, पिछले 10-12 सालों से मैं टैक्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसमें बड़ा काम किया, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर मुझे इशू आता है, उसके ऊपर मेरी बात करें। तो इसकी बेसिक प्रॉब्लम जो सब के अंदर मौजूद है वो ये है कि एग्ज़ामिनर एक प्रोविज़न को
उसके कोई वर्डिंग दूसरी प्रोविज़न में एडजस्ट करता है, उसको एम्बेड करके टेस्ट करता है कि स्टूडेंट का नॉलेज कितना बेहतर है। ये उसके अंदर एक चीज़ मौजूद है। जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि देखें, जैसे कि दो आपके पास प्रोविजंस हैं, एक प्रोविज़न ए है जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रही और दूसरी रेड में। तो ग्रीन की एक पार्ट उसका रेड के अंदर एम्बेड कर रहा है और रेड का एक पार्ट वो ग्रीन के अंदर एम्बेड कर रहा है। ये प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है। इसकी मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगा आगे कि इसकी एग्जांपल क्या है। लेकिन जैसे हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2 सेक्शन हैं, दोनों में नॉन कॉग्निशन रूल्स डिस्कस हुए। जब आप क्लास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नॉन कॉग्निशन रूल्स हैं क्या। पहला है कैपिटल एसेट्स का सेक्शन 37। उसके अंदर भी वो बात करता है कि किन सर्कमस्टांसिस के अंदर आपको टैक्स नहीं पे करना जो ट्रांसफ़र है। लेकिन सेक्शन 79 के अंदर दोबारा वो बात करता है, लेकिन वहाँ पर वो एसेट का वर्ड यूज़ करता है, तो कैपिटल एसेट का वर्ड यूज़ नहीं करता। ये उसने बात की। अब एग्जामिनर क्या करता है कि प्रोविज़न एक की उठा के दूसरे को उसके साथ एम्बेड कर देता है। सबसे ज़्यादा अगर इस बात की आपको समझ आनी शुरू हो गई कि भाई ये चीज़ ऐसे है और ये जो उसने माइन्यूट चेंज की है, इससे सेक्शन चेंज हो गया, तो समझें कि आप काफ़ी हद तक इस सब्जेक्ट को समझने के काबिल हो चुके हुए हैं। ऐसी ही बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं। मेरे सब्जेक्ट का बेसिक एक यही मकसद होता है कि जो मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इन एम्बिग्विटीज़ को रिजॉल्व करना कि कहाँ पर एक वर्ड को चेंज किया जाएगा तो कौन सी नई प्रोविज़न आएगी। और इसी तरह जब न्यूमेरिकल मैं करवाता हूँ एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके अंदर भी मेरा यही काम होता है कि भाई ये जो लाइन आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर, अगर इसके अंदर इस वर्ड की बजाय हम ये वर्ड चेंज कर दें तो इससे इस क्वेश्चन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। इसकी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इसके टैक्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ये बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप 100 क्वेश्चन कर लें, 100 क्वेश्चन कर लें, एग्ज़ाम में आपको 101 क्वेश्चन मिलेगा, अगला क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम कम क्वेश्चन करें और क्वालिटी के करें। और जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो अब जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपको उसके पैरामीटर्स का पता होगा कि ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। ये एक बेसिक इसका इशू होता है जिसको हमने वो डिस्कस करना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं टैक्स के अंदर जो डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रहे होते हैं। स्टूडेंट ये कहता है कि भी पहले भी ये वर्ड यूज़ हुआ, इसका ट्रीटमेंट ए था, दोबारा यही लाइन रिपीट हुई, ट्रीटमेंट बी है, फिर यही लाइन रिपीट हुई, ट्रीटमेंट सी है। इसका मतलब कि उसको ये नहीं पता चल रहा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, मैंने इसमें एग्जामिनर ने क्या वर्डिंग यूज़ की है, इसको कैसे मैंने करना है, ग्रॉस अप करना है नहीं करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर चलनी हैं। अच्छा जी, 2 बातें मैं अपनी क्लास में अक्सर कहता हूँ, अगर हम उन बातों को ज़रा गौर करें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। एक तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि लोगों जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। इससे अल्लाह ताला ने कहा मैं तुम्हें 2 इनाम दूंगा। नंबर 1, पहला इनाम, तुम्हारे काम में सीधे कर दूंगा। युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह ताला उसकी गारंटी दे रहे हैं। और दूसरा कि पिछले किए हुए गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा दूंगा। ये 2 तो चीज़ें हमें पता चल गई। अगली एक बहुत बड़ी गारंटी दी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कि व इन्नमल उसरी युसरा इन्नमल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है और हर तंगी के बाद आसानी, बेशक हर तंगी के बाद आसानी। अल्लाह ताला 2 दफ़ा ये बात की, इसको समझना बड़ा ज़रूरी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे ना, आसानी नहीं मिलेगी। तो इस प्रोफेशन के अंदर, सीए के अंदर, हमें ये बात अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले क्या करनी है, मेहनत करनी है, और इंशाअल्लाह वज़्ज़ा जल उसके बाद अल्लाह ताला हमें बरकत डाल देंगे। ये बात अपने पल्ले से आपने बांधनी है, इससे कभी इसको नहीं कभी छोड़ना। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने एग्ज़ाम की तरफ कि हमारे एग्ज़ाम में है क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरह का नॉलेज वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है।
हमारे एग्ज़ाम में जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है वो है इनकम टैक्स लॉस। अराउंड 50% वेटेज आपको मिलेगी इनकम टैक्स के ऊपर। आधा पेपर समझ लें कि हमारा इनकम टैक्स के ऊपर है, अराउंड मैं बात कर रहा हूँ, और हाफ ऑफ द एग्ज़ाम इज़ अबाउट रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो बाकी उसके ऊपर एरियाज़ डिस्कस होंगे। दूसरा, इसके अंदर अबाउट 35% मार्क्स का जो एरिया वो है, इट इज़ अबाउट सेल्स टैक्स, राइट। ये दूसरा हिस्सा हमारा आ गया। और उसके बाद हमारे पास है जी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और अबाउट 5 मार्क्स हमारे पास जो हैं वो हैं एथिक्स के। अब ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपको हाईलाइट करूं, एग्ज़ाम के अंदर कम से कम एक न्यूमेरिकल आपको इनकम टैक्स में मिलेगा और एक न्यूमेरिकल आपको सेल्स टैक्स में मिलेगा। अगर इन दोनों न्यूमेरिकल की हम वेटेज को लें तो वेटेज हमारी बनती है 50%, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। इससे क्या पता चला कि एडवांस टैक्स के अंदर 50% कम से कम आप न्यूमेरिकल कर लें और 50% आप सब्जेक्टिव कर लें। अच्छा, जब से ये ऑनलाइन हमारा ओपन बुक एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसकी केस स्टडीज़ की रेशो बढ़ चुकी हुई है, यानी प्रैक्टिकलिटी की तरफ वो ज़्यादा अब जाना शुरू हो गया, केस स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा उसने बात करनी शुरू कर दी। अच्छा जी, उसके बाद इन दोनों लॉज को समझना ज़रूरी है। फिर ये जो आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी का पार्ट नज़र आ रहा है, सम टाइम तो एग्जामिनर इसको क्या कर रहा है कि सेल्स टैक्स के अंदर ही एम्बेड कर जाता है वो, यानी आपको सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल मिलेगा, उसके अंदर ही फेडरल एक्साइज ड्यूटी की जो प्रोविजंस हैं वो भी इसके अंदर ले जाएगा। और सेल्स टैक्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और एक सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जिसको आप प्रोविंशियल टैक्सेस बोलते हैं, वो भी इसमें शामिल है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी अराउंड 10 मार्क्स 12 मार्क्स इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन रहा है इसमें, और इसके साथ सेल्स टैक्स के अंदर एम्बेड करके भी बना रहा है। दोनों तरह के आपको क्वेश्चन जो इसमें मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं एथिक्स, अबाउट 5 मार्क्स का। जब ये एथिक्स को हमारी किताब में ऐड किया गया तो उस वक़्त इसके अंदर जो बेसिक चीज़ थी वो क्या थी कि आई कैप जो टेस्ट कर रहा था वो कैफ प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का जो चैप्टर 1 और 3 है ना, वहाँ से पेपर सेट कर रहा था। लेकिन पिछली 2-3 अटैम्प्ट से उसने क्या किया कि आई कैप के जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, उसको टेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये काफ़ी रिगरस हैं, तो लिहाजा इसको भी हमें सीखना पड़ता है कि इसको कैसे शॉर्ट टाइम के अंदर इसको कैसे लेके चलें ताकि हम टाइम पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो इस तरह से हमारा एग्ज़ाम जो है, इसके 4 हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड एथिक्स जो है उसको हम देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है लॉस, कि हमारे पास कितने लॉज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। उसमें हमारे पास जो हैं वो 4 हमारे पास लॉज हैं जो हम इसको लेकर चलेंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। नंबर 1 इनकम टैक्स, नंबर 2 सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, राइट, एंड सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जिसको हम प्रोविंशियल टैक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है जी। ये तो इन लॉज को अंडरस्टैंड करना ये बहुत ज़रूरी है, इसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना ये भी बहुत ज़रूरी है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है हमारा वो ओपन बुक एग्ज़ाम है, किताब आपके पास मौजूद है, राइट। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि आपको टाइम तो उतना ही मिलना है 3 घंटे एग्ज़ाम के अंदर, और उस 3 घंटे के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि मुझे पहले से पता हो जो बात की जा रही है, अगर मुझे कहीं पर किताब को खोलना पड़े तो वो यहाँ पड़ी हुई है, वहाँ मुझे उसको देखना है, ये बात इसके अंदर ज़रूरी है, राइट। तो इसके लिए इनकी कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना, प्रोविजंस क्या हैं, शेड्यूल क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस शेड्यूल के अंदर मुझे क्या चीज़ मिलेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेल्स टैक्स की बात करें तो आपको सेल्स टैक्स के अंदर चिली, वाटर, बटर हो सकता है डिफरेंट शेड्यूल्स के अंदर मिले, उसको अंडरस्टैंड करना कि अगर ये 3rd शेड्यूल में होगा तो इससे क्या मकसद है,
अगर ये 6th में होगा, 5th में होगा, 8th में होगा, तो मुझे इससे क्या पता चल रहा है, इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हो रही है, ये बात इसके अंदर ज़रूरी है, उसको समझना चाहिए हमें, राइट। इसी तरह बेसिक मोडालिटी क्या है, क्या सिमिलरिटी हैं, क्या इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों एक ही तरह से टैक्स क्या कलेक्ट कर रहे हैं, क्या इनमें आपस में कोई इंटरलिंकेज भी है, क्या ये आपस में एम्बेड भी हो रहे हैं या नहीं, इसको रीड कैसे करना है। व्हाट इज़ मेंट बाय टैक्स, इफ़ इट इज़ रिटन इन इनकम टैक्स, इफ़ इट इज़ रिटन इन सेल्स टैक्स, इफ़ इट इज़ रिटन इन दी FED, एक टर्म है, उसको कैसे हमने इंटरप्रेट करना है, इसको कैसे लेकर चलना है, फिर इसकी अजम्पशंस क्या होंगी, कैसे मुझे वो लेकर चलनी है, ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तो 4 बेसिक लॉज हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं जी हमारी अब क्लास स्ट्रेटजीज़ के ऊपर कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मेरा ग्रेजुअल स्टाइल है। क्या ग्रेजुअल स्टाइल है? मैं अपनी क्लास में ये अज्यूम करता हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे पास आ गया उसको टैक्स नहीं आता। ये मेरा सबसे बेसिक एक पॉइंट होता है। आई नेवर अज्यूम कि मेरे पास जो स्टूडेंट बैठा हुआ है ये फाइनल लेवल का है। मैं उसको बच्चों की तरह लेके चलता हूँ, एक छोटे स्टेप से ऊपर। एक पहले उसको बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर फिर उसकी डेवलपमेंट, मॉडरेट, फिर टेक्निकल, फिर एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम के अंदर चेंजेस कि अगर इसी एग्ज़ाम को चेंज किया जाए तो इसमें कहाँ कहाँ पर आपकी चेंजेस आएंगी। ये बात, ये मेरा एक बेसिक मेरा ये स्टाइल ये है, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा इसके अंदर कि भी पहले ये कॉन्सेप्ट, इसकी ये एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कि एक टॉपिक है, हो सकता है उसके ऊपर मैं आपको 25 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी के ऊपर मैं 20 एग्जाम्पल्स कोड कर रहा हूँ ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझने आ जाए। ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट। फिर उनको आपस में इकट्ठा करना, पाइल अप करना कि अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट को पाइल अप किया जाए तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। यू गॉट द पॉइंट। ये हमने काम इसके अंदर वो करना है। फिर उसके बाद मैं क्लास में समरीज प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को। क्यों समरीज क्यों प्रोवाइड करनी है? क्योंकि ये लाजमी नहीं कि आपके पास किताब पड़ी हुई है और एक एग्ज़ाम में बैठ के आप सारी किताब को रीड करना शुरू कर देंगे। भाई हमें पहले से कुछ नॉलेज उसका होना चाहिए। समरीज का असल मकसद प्रोविज़न को समझना है। अगर आप इनकम टैक्स के पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो भाई पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको फिर भी उसका क्रक्स समझ ना आ रहा हो। समरी के अंदर बिल्कुल एक ब्रीफ फॉर्म में आपको समझ आएगी कि ये मेरे से बात की जा रही है। देन यू कैन सी द एलेबोरेशन। आप उसकी एलेबोरेशन देखें आगे, इधर तो चीज़ों को देख सकते हैं आप, राइट। फिर उसके अंदर जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, मसलन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी वर्ड यूज़ हो रहा है, आपका बिजनेस में भी उससे इनकम जनरेट हो रही है, उससे कैपिटल गेन भी जनरेट हो रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी जा रही है। ये समरी आपकी हेल्प करेगी कि आपको डिस्टिंग्विश करे कि इस वर्डिंग के साथ मैंने इसकी प्लेसमेंट ये करनी है, इसके साथ प्लेसमेंट ये करनी है, इसके साथ प्लेसमेंट ये करनी है। इसी तरह टैक्स क्रेडिट्स की अगर आप बात करेंगे तो टैक्स क्रेडिट्स के अंदर एक ही पेज के ऊपर आपको ये चीज़ मिलेगी कि अच्छा यार ये क्रेडिट्स हैं, इनके ये थीम है, इसको मैंने इस तरह से लेके चलना है। ये आपकी हेल्प करेगी। ये मेरा एक स्टाइल है कि मैं साथ साथ क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशंस के साथ आपको समरीज भी इसमें मैं प्रोवाइड करूँगा। एक्सटेंशन इन द एग्ज़ाम क्वेश्चंस कि एक बेसिक क्वेश्चन लिया, फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन की। एक होता है स्टूडेंट मॉडिफाई करता है, सर अगर इसके अंदर हम इस चीज़ को और बढ़ा दें तो क्या होगा, इसमें इस चीज़ को ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें। एक है कि मैं खुद उस क्वेश्चन को चेंज करूँगा, एक्सटेंशन बनाऊँगा उसकी, उसको कैसे लेकर चलना है, ये हमारा नेक्स्ट स्टाइल होगा। पास पेपर प्रैक्टिस ये तो मेरा एक रूटीन का हिस्सा है, उसके बगैर तो मैं कभी चला ही नहीं। मेरा टोटल एग्ज़ाम फोकस जो है वो सारा उसको मैं लेकर चलूँगा। अजम्पशंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। अजम्पशंस कहाँ पर लेनी है? दिस इज़ द प्रॉब्लम कि जहाँ पर कंसल्टेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें नहीं समझ आती कि मैं पेपर को अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पा रहा। रीज़न क्या है? कौन सी अजम्पशन लूँ, कहाँ पर अजम्पशन लूँ? अजम्पशंस की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। क्या मुझे लॉ को देखना है? क्या मुझे ICAP के सजेस्टेड एग्ज़ाम्स को देखना है? क्या मुझे प्रैक्टिस को देखना है? कहाँ से अजम्पशन मैंने लेकर चलनी है?
और कब अजम्पशन लेनी है और कब अजम्पशन नहीं लेनी एग्ज़ाम के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लिखनी कहाँ पर है, राइट। मैं समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को अजम्पशंस लेनी आ जाएं तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है उसके लिए। उसको समझ आती है कि अच्छा यार ये मेरा एग्ज़ाम है, इसको मैंने लेके चलना है। क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग द क्लास, जब भी एक सेशन हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद मैं स्टूडेंट से एक क्वेश्चन का पूछता हूँ, जी आप क्वेश्चंस करें और उसको हम आगे वो लेकर चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, मेरी एक रूटीन है कि मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपके पास आऊँगा तो पिछली क्लास का मैं एक रीकैप करता हूँ कि अभी तक हमने ये डिस्कस किया था, ताकि वो स्टूडेंट अगर किसी वजह से उसकी पिछली क्लास स्लिप हो गई है, स्किप हो गई किसी वजह से, तो उसको पता हो कि अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है, या माइट भी कि वो उसको ना कर सका हो, उसको वो क्लास को जो है वो उसको खुद नहीं पढ़ सका बेचारा। ज़ाहिरी बात है कि आपके आर्टिकल चल रहे हैं, आपकी जॉब चल रही हैं, फैमिली कमिटमेंट्स आपकी हैं, उसको भी तो लेकर चलना है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। इस तरह से आप क्लास के साथ जुड़े रहेंगे, ये आपको बड़ा फ़ायदा होगा इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास है जी रिवीजन ऑफ द ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि मेरे पास ये मैं ग्रुप्स बनाता हूँ हमेशा, मेरा एक अपना स्टाइल है। मैं कभी ये नहीं करूँगा कि किताब का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से नहीं, मेरा एक अपना स्टाइल है। मैं अपने उन कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करता हूँ। मेरे स्टूडेंट को 3 बातें पता होती हैं कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 आइंदा सर ने क्या पढ़ाना है, नंबर 3 इससे पहले सर क्या करवा चुके हुए हैं। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, कॉन्सेप्ट्स की इंटीग्रेशन करना। और कौन सा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर एम्बेड होना है, ये अगली बात, कि अभी हमने इसको छोड़ा हुआ है लेकिन एक टाइम आएगा उसके ऊपर हम इसको लेकर चलेंगे, ये हमारी उसके बाद जो है वो बात चलेगी। इंटरलिंकिंग ऑफ द टैक्स लॉस, कि अगर एक टैक्स लॉस को पढ़, जैसे हम सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं, जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है उसका, और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इनका आपस में क्या कोई लिंकेज है, क्या इनको आपस में हम देख सकते हैं मिक्स करके, वो एक चीज़ हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट वो चीज़ भी होगी। अब अगली बात जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट, अब जो हमारे करंट सिनेरियो में जो हमारा एक पेंडेमिक चल रहा है उसके अंदर, व्हाट अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में मेरी यही ख्वाहिश होती है कि स्टूडेंट को ये महसूस ना हो कि मैं फ़िज़िकल क्लास में हूँ या इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लास में हूँ, राइट। इसमें मैं वैसे ही वाइट बोर्ड यूज़ करूँगा, रादर व्हाट आई थिंक सो, मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि आई फील मोर कंफर्टेबल, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर रिटर्न सम टाइम ऑनलाइन आपको दिखा रहा होता हूँ, राइट। उसके अंदर क्वेश्चन हम सब लोग रीड कर रहे होते हैं, आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, हम उसके ऊपर मार्किंग कर रहे हैं, आप उसके ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा जो है वो सिलसिला बन जाता है। फिर उसके बाद कि आपको ये लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं, आप उन लेक्चर्स को, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, आप उसके बाद भी इसको देख सकते हो। उसके बाद इसके अंदर जो अगली चीज़ हमारे पास है वो ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वो हमारा एक डेवलप होगा। आप उसके बाद भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क दोज क्वेश्चन देयर, आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर उसके बाद मेरे नोट्स समरीज़ में आपके साथ सॉफ्ट फॉर्म में शेयर कर रहा हूँगा, प्लस इसके साथ हमारी जो है वो यूट्यूब चैनल भी हमारा मौजूद है, आप वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं। और इसके साथ फेसबुक का भी हमारे पास ग्रुप मौजूद है, वहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो रहे होंगे, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो एनी हो, जो नटशल ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको वो सर्विसेज जो फ़िज़िकल क्लास में है उससे ज़्यादा प्रोवाइड की जा सकें, ताकि आपको वो प्रॉपर लेवल की सर्विसेज जो आपकी हेल्प करें, जो पहली ही अटैम्प्ट में आपको पास करवाने में हेल्पफुल हों, वो इंशाल्लाह हम उसको वो लेकर चलेंगे। और फिर इसमें गाहे बगाहे कभी कभार मैं ऐसा भी करता हूँ कि जब हमारे कॉन्सेप्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स कंप्लीट, ग्रुप ऑफ जो हमारे टॉपिक्स हैं कंप्लीट हो गए, तो फिर हम एक सिर्फ सेशन कर सकते हैं उसके अंदर, कि जिसके अंदर सिर्फ के भी ये एरियाज़ हैं, आप उसके अंदर आके इन चीज़ों को कवर अप करें। ठीक है जी। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगी। अच्छा जी, आई कैब को जो लास्ट में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आई कैब को करने के लिए आपको 3 चीज़ों को देखना पड़ेगा। नंबर 1, रिसोर्स पर्सन आपका, आपके टैक्स लॉस, ठीक है, आपको पढ़ा कौन रहा है, एक बात,
आपको किताब कौन सी लेनी है, बुक्स का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे, सीक्वेंस क्या होगी, और नंबर 3 आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे, आई होप सो कि इंशाल्लाह आपके पास होने के चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, इसमें जो एक स्टूडेंट अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ क्या थी, आप कैसे पढ़ते थे। मेरे पास एक स्विनियर होता था, एक कप था, मुझे किसी ने गिफ्ट किया, उस पर एक वर्ड लिखा हुआ था, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो थी मुझे पसंद आती थी कि जब भी मैं थक जाता था ना पढ़ पढ़ के, तो ये जो कोटेशन थी ना, ये मुझे याद करवाती थी कि मैंने क्विट नहीं करना, मैंने कंटिन्यू करना है। सबसे बड़ी सीए में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि लोग फाइनल में पहुंच के इसको क्विट कर जाते। और व्हाट आई थिंक सो, जो मार्केट में डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक पाकिस्तान में क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उतने नहीं जितने सीए फाइनलिस्ट बैठे हुए हैं। ये बड़ी अजीब बात है। आप देखें कि किसी के 2 पेपर रह गए हैं, किसी के 4, किसी के 3, किसी का 1 पेपर, और अब वो क्विट कर रहा है। तो ये जो कोटेशन थी ना कि आपने क्विट नहीं करना, मुस्तकिल मिजाजी से आपने करना है, ये मुझे बड़ा जो थी ना ये मोटिवेट करती थी। और इसलिए जब तक मैंने सीए क्वालिफाई नहीं किया, मैं उसी कप में चाय पीता था। और दूसरी एक चीज़ जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताई थी, वो कहते थे कि ऑल हार्ड वर्कर्स आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट। हर बंदा जो मेहनत करता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं। ये बात लिख लें, ये बात वाकई ठीक है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हार्ड वर्कर्स। जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्होंने मेहनत की हुई है। तो फ़र्क क्या हुआ? बड़ा अजीब सवाल यहाँ पर पैदा होता है, फ़र्क क्या है फिर? फ़र्क इसमें यह है कि मेहनत करें लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। मैंने स्टार्ट कैसे करना है, मैंने पढ़ना कहाँ से है, किताबें कौन सी मैंने कंसल्ट करनी है, पेपर्स कौन से मैंने सॉल्व करने हैं, प्रिपरेशन मैंने कैसे करनी है, जब मेरी क्लासेस ऑफ होंगी तो फिर मैंने कैसे लेकर चलना है इसको, और एग्ज़ाम के अंदर पहले 15 मिनट और 3 घंटों को मैंने गुजारना कैसे है। ये है स्ट्रेटजी। वरना मेहनत करने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस चीज़ को देखना। और मैं ये समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला का करम हो हमारे ऊपर तो हम फिर निकल जाते हैं, फिर कोई इतनी मसला नहीं बनता, फिर हम क्वालिफाई कर ही लेते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि एक तो अपना तारुफ़ करवाना मेरा मकसद था, मैं पढ़ाता कैसे हूँ, और दूसरी चीज़ जो थी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये थी कि ये एग्ज़ाम के अंदर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमने लेकर चलना है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने का। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि आपसे क्लास में मुलाकात होगी तो बेहतर इन्वायरमेंट में इसको आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा जी। माशाल्लाह आपने स्टूडेंट्स को ज़बरदस्त तरीके से अपना सब्जेक्ट एक्सप्लेन किया। हमने आपका जब प्रमोशन रन किया था तो काफ़ी सारे बच्चों ने ना हमें उस फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में सवाल पूछे हैं, जिसमें से काफ़ी सारे सवाल माशाल्लाह आपने ना उसमें कवर कर लिया और मैं साथ साथ काटता रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो पर्टिकुलरली मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को एड्रेस कर दें जिन बच्चों ने आपके सेशन में अपने आप को रजिस्टर करवाया था। सबसे पहला सवाल बच्चों का ये है कि सर हमने कैफ लेवल पे टैक्स पढ़ा था, कैफ लेवल के बाद हमने आर्टिकल्स भी ऑडिट में शुरू किए और हमें टैक्स अब बिल्कुल भी याद नहीं है। तो आप हमें अब इस सिचुएशन में किस तरह से C5 में टैक्स में हेल्प करेंगे? सर अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी ज़ीशान भाई, आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन किया। ये अक्सर स्टूडेंट मेरे से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, तो अक्सर लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं सर कि आप एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, कैसे चलेंगे? अज्यूम कर लेंगे कि मुझे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का सब्जेक्ट आता है। ज़ीशान भाई देखें, मेरा ये तरीक़ेकार है कि मैं ये नहीं अज्यूम करता कि स्टूडेंट को प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन आता है। मैं तो ये अज्यूम करता हूँ कि स्टूडेंट को आता ही कुछ नहीं है
वो बिल्कुल कोरा है, तो मैं उसकी बिल्कुल स्क्रैच से उसकी जो बेस बनाता हूँ, फिर उसको मैं ऊपर लेकर चलता हूँ। और ये मेरा एक अपना स्टाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं उसी पे कारबंद हूँ, यानी मैंने कभी इसको चेंज नहीं किया। तो इसलिए किसी स्टूडेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है इस बात के ऊपर। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मेरी क्लास में ज्वाइन करते हैं जो ICMA कर रहे हैं, ICMA में वो उन्होंने दाखिला लिया हुआ है, वो भी आते हैं, राइट। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो प्रैक्टिस में हैं लेकिन उन्होंने अभी टैक्स नहीं पढ़ा, लॉयर हैं लेकिन उन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा होता, तो वो भी आके क्लास ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को इस बात की कम से कम फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि मुझे कुछ आता है या नहीं आता। ये एविडेंट है, मेरी लास्ट क्लास में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी टैक्स नहीं पढ़ा, तो मैं इंशाल्लाह सबको इक्वल लेके चल रहा होता हूँ। जी जी, थैंक यू सर। सर, इसी से रिलेटेड एक और बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल है, तो मैं चाहूँगा मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ। ये स्टूडेंट कहता है जी, मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया कि टेक्स्ट की क्लास में जाने से पहले आपको डेफिनेशंस वाला जो सेक्शन है ना, वो लाजमी आना चाहिए, वो आपने कवर करना है। और मैंने जो किताबें देखी हैं सर, उसमें भी सबसे पहले डेफिनेशंस ही डिस्कस की हुई हैं, ऑर्डिनेंस में भी डेफिनेशन डिस्कस की हुई हैं। काइंडली मुझे बताइए कि क्या हम भी डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे? क्या मैं आपकी क्लास में आने से पहले डेफिनेशंस तैयार करके, समझ के, याद करके आऊँ? काइंडली इस पे बताइएगा स्टूडेंट को। अच्छा ज़ीशान भाई, बस समझ लें खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, मैंने जब पहली दफ़ा टैक्स पढ़ा था तो ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन इसके ऊपर मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि यार ये काम जो है ये ठीक नहीं है। देखें, हमारा जो स्टाइल होगा इंशाअल्लाह वज़्ज़ल, हम सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन से पहले पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम पता होना चाहिए, ये मेरा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर उस सिस्टम के ऊपर हम जो है वो सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। ये मेरा टीचिंग स्टाइल नहीं है मेरा, राइट। अगर कोई स्टूडेंट समझता है कि पहले मैं डेफिनेशन, हाँ, डेफिनेशंस कहाँ की जाएंगी? जहाँ पर उसका इम्पैक्ट आएगा, जहाँ उसकी ज़रूरत महसूस होगी कि यहाँ पर पढ़ना है, तो उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे और उसको अकॉर्डिंगली लेकर चलेंगे। इसी तरह जो स्पेसिफ़िक डेफिनेशंस होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ये स्पेसिफ़िक है, ये जनरल है, इसकी एप्लीकेशन इन जगहों पर भी आएगी। और कुछ डेफिनेशंस कॉमन भी हैं जो हमने इनकम टैक्स में भी यूज़ करनी है, सेल्स टैक्स में भी यूज़ करनी है, FED में भी यूज़ करनी है, तो वो हमारी सेपरेट होंगी। आपको इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कैसे लेकर चलना है। जी जी सर, जज़ाकल्लाह। सर, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, वो बच्चा ये जानना चाह रहा है, क्योंकि हम C5 की और भी क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो आपकी क्लासेस हफ्ते में कौन से दिनों में होगी? आपकी क्लासेस की टाइमिंग्स क्या होंगी? कितनी देर की क्लास होगी और हफ्ते में कितनी दफ़ा होगी? काइंडली इस पे अगर बच्चों को ब्रीफ कर सकें। अभी ज़ीशान साहब, जो अभी तक जो मेरा ट्रेंड है वो ये है कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन मैं क्लास कंडक्ट करता हूँ, और कभी ज़रूरत महसूस हो तो मैं संडे को क्लास प्रैक्टिस के लिए भी कंडक्ट कर लेता हूँ। और नॉर्मली हमारी जो क्लास स्टार्ट होती है वो जॉब और आर्टिकल के बाद होती है। हम 6:30 to 9:30 हमारा ये एक सेशन होता है, जिसके अंदर एक ब्रेक होगी नमाज की, और उसके बाद हम उसको, यानी 2 ब्रेक्स होंगी, एक ब्रेक, और उसके बाद हम इसको इस तरह से लेकर चलेंगे। अराउंड आप समझ लें कि 2.5 आवर पर डे मेरी क्लास होगी, 3 days a week। इस तरह से इंशाल्लाह हम इसको लेकर चलेंगे। जी, थैंक यू सर। एक और बच्चे का सवाल था। ये बच्चा कह रहा है जी, मुझे सीनियर्स ने बताया कि टेक्स्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ये टाइमली ख़त्म नहीं हो पाता। कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, बाकी आपको ख़ुद करना पड़ेगा। तो टीचर सिर्फ आपको फैसिलिटेट करेंगे, और कुछ टीचर्स हमें जिनको रेफ़र किया गया है उनके बारे में बताया भी गया है कि वो क्लास में इसी तरह कहते हैं कि हम सिर्फ आपके फैसिलिटेटर हैं। तो आप काइंडली ये बताइएगा कि आप आम तौर पे कोर्स कब ख़त्म करते हैं? क्या हमें रिवीजन का टाइम मिलेगा इसमें? मेरा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने फ़ाइनल को पढ़ाना शुरू किया है, मैं एटलीस्ट कम से कम 1 महीना ज़रूर स्टूडेंट को देता हूँ सेल्फ़ स्टडी के लिए कि उसने पढ़ना होता है। मेरा आज तक ये बात, तकरीबन मेरे 17 बैच जो हैं वो गुज़र चुके हैं मेरे हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक ऐसा बैच नहीं कि जो कि आखिरी महीने में एंटर हुआ, मासवाए एक दफ़ा कि जब हमारा यहाँ पर मैच हो रहा था गालबन, तो कुछ देर की यहाँ स्ट्राइक हुई थी, तो उसमें 1 वीक मेरा और लगा था। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है कि हम इसको 1 महीना पहले इसको कवर कर लेंगे। और दूसरी बात, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिलेबस के अंदर
सिलेबस के अंदर अराउंड मोर देन 90% वो चीज़ें मैं कवर कर रहा होता हूँ जो पास्ट एग्ज़ाम में टेस्ट हो चुकी होती हैं, और उन्हीं की जो आगे फोरकास्टिंग होती है कि इन्हीं में से कुछ मटेरियल आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एग्ज़ाम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आई हों। देखें 5 to 10% वेटेज रखनी पड़ती है, 5 to 10% वेटेज हमें हर एग्ज़ाम में रखना पड़ती है कि कुछ ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर वो टेस्ट होंगी जो पहले नहीं टेस्ट हुई, लेकिन हमें एनी हो 90% को बेस करना होता है कि हम 90% को कैसे लेकर चलें। जी थैंक यू सर। सर एक और स्टूडेंट का सवाल है, वो कहता है जी हमारे जो सीनियर हैं फॉर्म के, उन्होंने भी आपसे क्लासेस पढ़ी हैं लेकिन वो आपसे फ़िज़िकल क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट जो सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस का एक ट्रेंड चला है, तो आप अब ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह से हमें पढ़ा रहे होंगे? क्या हम आपसे क्लासेस के दरमियान में सवाल पूछ पाएंगे? और अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं, लाइट नहीं आ रही, इंटरनेट नहीं है, तो हमारी क्लास मिस हो जाएगी, तो उसका क्या हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा? और इसी में उस बच्चे ने पूछा हुआ है जी क्लास के बाद क्या सपोर्ट अवेलेबल होगी? फ़िज़िकल क्लासेस में तो हम क्लास के फ़ौरन बाद टीचर से सवाल पूछ लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्लास के बाद हम टीचर से किस तरह से अप्रोच कर सकेंगे अपने प्रॉब्लम्स को? काइंडली इस पे भी सर जी रोशनी डाल दीजिएगा। ज़ीशान भाई, ऐसा है कि मेरी जो अभी ऑनलाइन बैच मेरा अभी निकला है यहाँ से, मेरी ख्वाहिश यही होती है कि फ़िज़िकल क्लास से ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया जाए, और मेरा ये एक्सपीरियंस भी रहा है। हाँ, ये एक माइन्यूट प्रॉब्लम रेज़ हो सकती है किसी एंड के ऊपर कि इंटरनेट का कोई इशू ना हो, उसका तो एक ऑल्टरनेट हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है कि क्लास के बाद जिनको कोई ऐसा इशू होगा तो वी कैन प्रोवाइड द वीडियो लेक्चर्स ऑफ दैट क्लास, हम उसको वो प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, क्लास के अंदर मैं वैसे ही जैसे आपके सीनियर ने मेरे से पढ़ा हुआ है, आपको वैसे ही वाइट बोर्ड नज़र आ रहा होगा। वाइट बोर्ड के ऊपर मैं पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करूँगा, डेटा एनालिसिस करूँगा, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपके सामने जो है मैं आपको वो करवाऊँगा। जैसे वाइट बोर्ड है वैसे ही हम उसके ऊपर चल रहे होंगे। आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको मिलेगा। आप फील करेंगे कि फ़िज़िकल क्लास से ज़्यादा आपको जो है वो फैसिलिटी वहाँ पर अच्छी मिल रही है, आपको ज़्यादा बेहतर सर्विसेज इंशाल्लाह आपको मिलेंगी इसके अंदर। सर मिसिंग लेक्चर वाला मैं कवर कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इसमें मिसिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको CFE 11 पे मिसिंग लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, और इंशाल्लाह हमारी हर क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होंगे। सर पोस्ट क्लास आपको आफ्टर क्लास जो सपोर्ट है वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी, और सर बड़ा एक्टिवली इवन फिजिकल क्लास में भी व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, कुछ बच्चों ने पूछे हुए हैं। मैं दो क्वेश्चन कंबाइन करके आपसे पूछ लेता हूँ। सबसे पहले तो बच्चे ने ये पूछा है कि आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं। दूसरा एक और स्टूडेंट का इसी तरह का मिलता जुलता सवाल है, सर हम बुक से पढ़ेंगे तैयार करेंगे या ऑर्डिनेंस से पेपर तैयार करेंगे? ये दो सवाल हैं, काइंडली इसको कंबाइन अगर आप रिस्पॉन्स कर सकें प्लीज़। जी, मेरी जो रेफरेंस बुक है वो तो ऑर्डिनेंस ही है। हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, राइट, ये हमारे पास ऑर्डिनेंस, ये तो बेस हैं, क्योंकि आपने इन्हीं को एग्ज़ाम में लेकर जाना है। ये पहली चीज़ तो हमारी बेस यही रहेगी। हाँ, दूसरी जो किताब है हमारी, जो टेक्स्ट बुक है, वो मैं पढ़ाता हूँ खालिद साहब की, खालिद पेटीवाला की जो बुक है, उसकी कुछ रीज़न्स हैं। नंबर 1 उसकी रीज़न ये है कि खालिद साहब ने वो किताब प्योरली फ़ाइनल के लिए उसको बनाया हुआ है। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ CA के लिए है। उसमें पास पेपर और अपडेटेड खालिद साहब जो हैं वो पास पेपर उसको वो दे रहे होते हैं। उसमें एक्सप्लेनेशंस, उसके अंदर सर्टन SROs, उसके अंदर सर्कुलर्स वगैरह जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन बेस हमारा ऑर्डिनेंस ही होगा। हर चीज़ हम ऑर्डिनेंस से लेंगे और उसको वहाँ पर हम कवर कर रहे होंगे। प्लस इसके साथ 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। नंबर 1 आपको ऑर्डिनेंस, नंबर 2 खालिद साहब की बुक जो हमारे साथ होगी, एंड नंबर 3 मैं आपको इसकी समरीज, कंटेंट्स और नोट्स में आपको साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूँगा। तो इंशाल्लाह इसके कॉम्बिनेशन से हम इसको आगे वो लेकर चलेंगे। ये मेरा एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ये मेरा स्टाइल है जी, जिसको मैं लेकर चलूँगा। सो नाइस ऑफ यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, आई बिलीव ही इज़ अ रिपीटिंग स्टूडेंट। वो कह रहा है जी मैंने अभी रिसेंट टाइम में जून में एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सका, चूँकि अभी रिसेंटली ही ओपन बुक की पॉलिसी आई है। तो हमारे टीचर ने हमें एक तो स्टडी टैक्स लगवाई हुई थी और एक ऑर्डिनेंस था, क्योंकि हमने साथ लेके जाना है। तो हमारा सर रीडिंग में काफ़ी टाइम गुजर जाता था। पहले किताब से पढ़ते हैं सेम कंटेंट, फिर हम ऑर्डिनेंस से पढ़ते हैं। तो काइंडली इसमें रहनुमाई कीजिएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी,
और इसमें हम डबलिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम प्रोडक्टिव हो जाए? अच्छा ज़ीशान भाई, इसके अंदर मेरा जो जिन साहब ने भी ये क्वेश्चन पूछा, ये बड़ा उनका वैलिड क्वेश्चन है कि हम डबलिंग करें। तो मैं हमेशा इस बात को मना करता हूँ कि आपने डबलिंग नहीं करने। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक सेक्शन जो है उसको रीड कर लिया, अगर आपने उसको किताब से पढ़ लिया, उसको सीख लिया, तो ऑर्डिनेंस के ऊपर सिर्फ आपने उसको टिक करना है कि इसका ये सेक्शन का रेफरेंस है और इसका ये आंसर है और ये मैंने इसको ऐसे लेकर चलना है, दैट्स इट। यानी हम उसको डबलिंग नहीं करेंगे। इसी तरह अगर कोई चीज़ आपको मेरे नोट से समझ आ गई, लेकिन उस चीज़ को मैप हमने अपने ऑर्डिनेंस के ऊपर करना है, यानी हमारा जो रेफरेंस बुक हमारी है, वो रेफरेंस बुक क्या है? ऑर्डिनेंस, टैक्स लॉज। हमने टैक्स लॉज के ऊपर ज़रूर उसको मैप करना है कि ये चीज़ मैंने पढ़ ली है और यहाँ पर कैसे लिखी, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे पास जो होना है वो टैक्स लॉज होने हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए किताब को पढ़ें या जिसको भी पढ़ें, राइट। लेकिन ये नहीं करना कि आप पहले उस को यहाँ से याद कर रहे हैं, फिर आप ऑर्डिनेंस से पढ़ रहे हैं, फिर मेरे नोट से पढ़ रहे हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे? अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, राइट। तो एनी हो, बाकी इसके अलावा जब फिज़िकली आप लोग क्लास में आएंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको गाइड करूँगा विद द हेल्प ऑफ स्टडी मटेरियल कि भाई ये सेक्शन आपने यहाँ से पढ़ लिया, इसको ऐसे लेकर चलना है। और प्लस इसमें मेरा एक और स्टाइल भी ये है कि मैं स्टूडेंट्स को कंटेंट्स सबसे पहले उसके हाथ में देता हूँ कि लो भाई ये कंटेंट्स हैं, आप ये कंटेंट्स लें और इसको टिक करना शुरू कर दें। तो ये एक मेरा मेथड भी आज तक बड़ा हेल्पफुल रहा, जिसको स्टूडेंट को बड़ा फैसिलिटेट करता है ताकि वो इन डबलिंग से बच सकें। जी थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने एड्रेस कर लिया है। बच्चे का सवाल है, अली साहब हैं कोई, वो कहते हैं जी सर हमें एग्ज़ाम में सिर्फ ऑर्डिनेंस ले जाने की इजाज़त है या हम कोई पब्लिश बुक भी ले जा सकते हैं? नहीं, पब्लिश बुक का तो कोई ऐसा उन्होंने अभी तक गाइडेंस नहीं दी। हाँ, आप ऑर्डिनेंस लेके जा सकते हैं, जो भी उसके एक लेके जाना चाहें, दो लेके जाना चाहें, ऑर्डिनेंस लेके जा सकते हैं। बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, वो आप ले जा सकते हैं उसके अंदर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ये बच्चा कह रहे जी मेरे सीनियर्स कहते हैं कि टैक्स बेशक आप ओपन बुक में जाएं, बेशक आप किताब के बगैर, ऑर्डिनेंस के बगैर, हमें BFD ओपन बुक आया लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स फार्मूलाज हमें याद रखने पड़ते हैं। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम किताब खोल के फार्मूलाज देख सकें। तो टैक्स बेशक ओपन बुक है, आपको इसको क्रैम ही करना पड़ेगा। तो सर बताइएगा कि ओपन बुक में क्रैमिंग करने की ज़रूरत है या क्रैमिंग के बगैर भी मैं एग्ज़ाम में अपेयर हो सकता हूँ ओपन बुक के साथ? जी, इसके अंदर एक ब्लेंड हमें लेकर चलना पड़ता है। पहली बात तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि आप 3 घंटे के अंदर पूरे ऑर्डिनेंस को देख के एग्ज़ाम को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे आज तक मेरे वो स्टूडेंट कामयाब हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं समझा। उन्होंने यही समझा कि ये किताब मेरे पास अवेलेबल नहीं होनी। हाँ, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक स्टूडेंट जो था, उसके लिए वो जो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ का आंसर किया कि देखें एग्ज़ाम के अंदर 5 से 10% ऐसी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई चीज़ एग्ज़ाम में मिल सकती है जिसके ऊपर आपने ज़्यादा कंसंट्रेट ना किया हो। उस कंसंट्रेशन के लिए क्या है कि आपके पास जब ऑर्डिनेंस मौजूद होगा, आपने गो थ्रू तो एक दफ़ा किया होगा, वहाँ पर ऑर्डिनेंस आपकी हेल्प करेगा, राइट। तो मेरी राय के मुताबिक वो स्टूडेंट्स जो इसको यही अभी भी समझें कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं होगा, उसी ट्रेडिशनल वे से ही इसकी प्रिपरेशन करें। हाँ, कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने ट्रेडिशनल वे पे नहीं जाना, जैसे टैक्स रेट्स हैं, अब आपको उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, राइट। उसके ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद होंगे, आप उसको साथ जो है ना वो आप ले सकते हैं। इसी तरह जैसे डिफरेंट लिस्ट है आपके पास, आपने अब लिस्ट को याद नहीं करना, क्रैम नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है, एक दफ़ा रीड करना है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये बात लिखी कहाँ पर हुई है। हाँ, उसको कंफर्म करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक उसकी मिसाल दूँ। जैसे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का वर्ड है, यू आर कन्फ्यूज्ड इन द एग्ज़ाम कि ये प्रोविज़न जो है ये रेजिडेंट के लिए है या नॉन रेजिडेंट के लिए है। तो वहाँ पर आप एक नज़र ऑर्डिनेंस पे डाल सकते हैं कि यहाँ पर क्या बात लिखी हुई है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो मेरे से प्रोविज़न पूछी जा रही है ये क्या चीज़ है, इतनी चीज़ होनी चाहिए। एनी हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप चलेंगे क्लास में, ये बाकी चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी कि कैसे लेकर चलनी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट कह रहे हैं जी कैफ में हमें टैक्स रेट्स याद करने पड़ते थे, दैट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड हैक्टिक फॉर अस कि आप हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टैक्स रेट याद करें, और वो सेलेक्टिव सेक्शंस थे या सेलेक्टिव पोर्शन ऑफ लॉ था ऑर्डिनेंस का। लेकिन अब तो हमें पूरा ऑर्डिनेंस और सेल टैक्स ऑर्डिनेंस भी है और एफईडी भी हैं, तो इतने ज़्यादा रेट्स हम एग्ज़ाम में कैसे याद रख सकते हैं? काइंडली इस पर रोशनी डालिएगा। ज़ीशान भाई, लगता है कि ये स्टूडेंट काफ़ी पुराने हैं कि जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये बहुत देर पहले की बात है कि जब एग्ज़ाम में हमें टैक्स रेट्स नहीं मिलते थे। मैं भी उसी टाइम फ्रेम में हूँ। अब तो ऐसा नहीं है। अब तो जैसे आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का एग्ज़ाम है, उसमें भी रेट्स मिलते हैं। जब एडवांस टैक्स था, उसमें ओपन बुक नहीं था, तो उसके अंदर भी रेट्स तो देते थे वो लास्ट पेज के ऊपर। लेकिन अब टैक्स रेट्स नहीं मिल रहे हमें एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन ज़ाहिरी बात है, जब हमारे पास बुक मौजूद होगी तो उसमें टैक्स रेट्स हैं। हाँ, अब इशू क्या है, ज़रा ये सुनिएगा, ये अब इसके ऊपर डिस्कस करने की ज़रूरत है। पहले एग्ज़ामिनर वो टैक्स रेट्स दे देता था जो उस क्वेश्चन पेपर के अंदर इस्तेमाल हुए थे, तो एक हिंट मिलता था हमें कि हाँ ये चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुई हैं, एक हेल्पिंग साइड थी हमारी। अब क्या है कि अब हमें ऑर्डिनेंस से पता होना चाहिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये शेड्यूल की किस डिवीज़न में किस पार्ट के अंदर ये मौजूद है। राइट, मुझे उसकी लोकेशन का अब पता होना चाहिए, ये अब ज़रूरी है। और वो इंशाल्लाह जैसे आप उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे लॉ की क्लास के अंदर, तो सबसे पहले यही आपको पढ़ाया जाएगा कि ये लोकेशन क्या है। तो ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस का और ओपन बुक एग्ज़ाम का दोनों में चूँकि ओ आ रहा है, तो बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन गया, ओपन बुक एंड ऑनलाइन। उसके अंदर आपको ये बड़ा अच्छा खूबसूरत इम्तज़ाज जो है क्लास में मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क बाय मिस्टर रहमान। वो पूछ रहे हैं कि जी मैंने सुना है कुछ लोग टैक्स में उनके आर्टिकल्स गुजर जाते हैं, उसके बाद वो अपना पर्सनल बिजनेस कोई छोटी फार्म भी शुरू कर लेते हैं और टैक्स में ही वो स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन उनका अपना टैक्स का एग्ज़ाम पास नहीं हो पाता। सर क्या इसमें कोई सदाकत है? जी बिल्कुल ऐसी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर क्लास में कोई ना कोई कंसल्टेंट्स आते हैं। उसकी एक बेसिक बहुत बड़ी रीज़न है। देखें, आप जब प्रैक्टिस में है ना, तो आपके सामने क्लाइंट बैठा हुआ है, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको बताएगा, आप उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आपके पास 4-5 पेजेस हैं, उन पेजेस के अंदर से ही आपने जो है वो क्वेश्चन भी फाइंड करना है और उसकी अजम्पशन भी फाइंड करनी है। अब ज़ाहिरी बात है, आप तो प्रैक्टिस में है, एग्ज़ामिनर एक ऐसी अजम्पशन ले रहा है पिछले कोई 20 सालों से 10 सालों से जो आपको नहीं पता। राइट, उसकी स्ट्रेटजी का नहीं आपको पता। तो वो जब तक आप क्लास में नहीं बैठेंगे, एग्ज़ाम को फोकस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको चीज़ का पता नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड? यानी कंसल्टेंट सबसे पहले ये बात समझते हैं कि मुझे जैसे डेटा मेरा क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है वैसे ही मुझे एग्ज़ाम में मिलना चाहिए, तो ये नहीं पॉसिबल। राइट, उसके बाद प्रैक्टिस के अंदर हमें एक बड़ी सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं, मेरे पास जो है वो डिविडेंड का वारंट सामने मेरे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स की अमाउंट लिखी हुई है। जबकि एग्ज़ाम के अंदर मुझे अंग्रेज़ी मिलनी है, उस अंग्रेज़ी को समझना, हाँ अगर वो कंसल्टेंट जो है उस अंग्रेज़ी को समझना शुरू कर दे, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना शुरू कर दे, टैक्स को समझना शुरू कर दे, तो फिर ये दूसरे लोगों से जल्दी क्वालिफाई करता है। तो सिर्फ उसको ज़रूरत इस बात की होती है कि वो ज़रा थोड़ा सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेगा, तो इंशाल्लाह वो क्वालिफाई कर जाएंगे इसको। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्टूडेंट का है। ये आई बिलीव ही इज़ अ रिपीटर स्टूडेंट। ही इज़ सेइंग कि सर समटाइम सवाल करते हुए जी ये कह रहे हैं समटाइम सवाल करते हुए ना एक ही पॉइंट की मेरे जहन में 2 या 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ रही होती हैं, तो मुझे बताइए कि अजम्पशन लेने का अप्रोप्रिएट तरीका क्या हो सकता है और आप अपनी क्लास में इसको कैसे कैटर करते हैं अजम्पशंस वाले मामले को? अच्छा देखें, इसमें जो अजम्पशंस लेना होती है ना, अजम्पशंस की हमारे पास कुछ लेवल्स हैं। नंबर 1 आई कैप हमें जो सजेस्टेड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, एक तो हमारे पास वो लेवल है। नंबर 2 हमारे पास लॉ मौजूद है कि लॉ क्या कह रहा है उसके रिगार्डिंग। नंबर 3 हमारे पास प्रैक्टिस मौजूद है। मेरा जो क्राइटेरिया वो सबसे पहले होता है कि
आई कैप के सजेस्टेड सोल्यूशन को फॉलो किया जाए। सबसे पहला तो ये काम है कि आप उसको फॉलो करें। अब इससे अगला क्वेश्चन आपका ये पैदा होगा कि भी अगर हम सजेस्टेड सोल्यूशन को फॉलो करते हैं तो फाइनेंस एक्ट तो हर साल हमारे लॉ को चेंज कर देता है, क्या उसी अजम्पशन को फॉलो किया जाए? अब ज़रा सुनिएगा, अगर आई कैप की आप अजम्पशंस ले रहे हैं और उसमें कोई चेंज नहीं आई तो फिर उसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर लॉ में कोई क्लैरिटी आ गई, लॉ ने कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी गई, कोई SRO, कोई हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है जो वैलिडेट कर रहा है, अब हम आई कैप के अजम्पशन को फॉलो नहीं करेंगे, अब हम लॉ को देखेंगे। अच्छा, सम टाइम इट हैपन्स कि ये चीज़ पहली दफ़ा टेस्ट हुई, ना आई कैप का सलूशन मौजूद है उसके रिगार्डिंग और लॉ भी साइलेंट है, राइट, और नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, फिर हम प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, राइट। ये अजम्पशन का एक पैरामीटर हमारे पास होगा। अब कैसे पता चले मैंने किसको फॉलो करना है? क्या मुझे आई कैप के पिछले 20 साल के क्वेश्चन देखने हैं या मुझे लॉ का पढ़ना? नहीं, ये आपके रिसोर्स पर्सन का काम है। ये हमारा काम है कि आपको ड्यूरिंग क्वेश्चन बताया जाए कि ये चीज़ आई कैप के सजेस्टेड सोल्यूशन में मौजूद है, आप इसको रेफ़र करें, ये लॉ में मौजूद है, आप इसको रेफ़र करें, या आपने इसको, और दूसरी बात, इसको लिखना कहाँ पर है एग्ज़ाम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप क्लासेस पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ मैं ये बात बता रहा होता हूँ कि इस अजम्पशन को आपने लिखना कहाँ पर है, कैसे उसको लेकर चलना है, ये उसके साथ इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहसिन साहब हैं, ही इज़ सेइंग कि सर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या टैक्स के पेपर में एक्सेप्टेबल होते हैं? जिस तरह हमारे रिपोर्टिंग के पेपर में एग्जामिनर हमें या हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स कहते हैं कि आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन करें, अगर वो वैलिड अजम्पशंस के साथ हैं, वैलिड प्रोविज़न के साथ है, तो वो एक्सेप्टेबल होगा? क्या टैक्स में ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है? जी जी बिल्कुल। जो आई कैप ने अपने सजेस्टेड आंसर दिए हैं उसके ऊपर बिल्कुल कैटेगोरिकल उसने लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर एक्सेप्टेबल, कि अगर आपके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आपने उसको किया है, तो ये अगर आपका आंसर एग्जामिनर के साथ टैली नहीं भी कर रहा लेकिन आपने कोई सही अजम्पशन के साथ उसको किया है तो आपको इंशाल्लाह उसके मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिस्टर राशिद, ही इज़ सेइंग कि सर मैंने आपकी कोई वीडियो देखी है यूट्यूब पे और उसमें आपने तज़किरा किया हुआ है कि मिस्टेक और ब्लेंडर, सर इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी कर दी, मिस्टेक और ब्लेंडर में क्या फ़र्क है? जी, ब्लंडर और मिस्टेक क्या होती है? देखें, एग्ज़ामिनर ने हमें जो कहा है ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो प्रोफेशन, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर जो बेस करके एग्ज़ामिनर कहता है कि 50% अगर आप पेपर को ठीक करेंगे तो मेरे मुताबिक आप पास हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आप निकल जाएंगे। लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आप 50% गलतियाँ करें मिस्टेक के साथ तो आप पास हैं, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप ब्लंडर कर रहे हैं उसके अंदर और आप क्वालिटेटिवली पूरा नहीं कर रहे, क्वांटिटेटिवली आपने 50% हासिल कर लिए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको पास होने का फिर हक नहीं बनता। ये मिस्टेक और ब्लंडर क्या है? देखें, आप इनकम की चीज़ को अगर टैक्स में डाल गए और टैक्स की चीज़ को इनकम में डाल गए तो मैं इसको ब्लंडर कहता हूँ, और इस लेवल पे वो भी ब्लंडर गिना जाएगा जो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का टॉपिक था, जो आपकी बेस थी, उसको भी ब्लंडर गिना जाएगा। अब बाकी इसकी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ से पता चलेगा कि ये ब्लंडर है और ये मिस्टेक है, राइट। तो वो क्लासेस के दौरान आपको गाहे बगाहे गाइड किया जाता है कि ये ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है, इसके ऊपर ये चीज़ है, ओके, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन बाज़ जगहों के ऊपर उसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। वो बड़ी एहतियात से काम करने होते हैं। तो एक इस लेवल के ऊपर, एडवांस लेवल के ऊपर स्टूडेंट को बिल्कुल कैटेगोरिकल पता होना चाहिए कि ये जो गलती मैंने एग्ज़ाम में नहीं करनी, इसको मैंने ऐसे ही करके आना है, और वो बार बार रिपीट हो रही है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है, जब तक आप एग्ज़ाम में उसके पेपर को नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, उस वक्त तक ये बात समझ नहीं आएगी। जी, नेक्स्ट सर। सर थैंक यू। सर एक और स्टूडेंट है, अब मैं नाम नहीं बताता, ही सेइंग आई जस्ट वांट टू स्टार्ट CFA 5 और माय सीनियर्स टोल्ड मी दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज़ क्वाइट अनसर्टन। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें वो रिक्वायर्ड लिख के सवाल पूछता है, समटाइम कहता है उसने रिक्वायर्ड नहीं लिखा होता,
इस सूरत में हमारे सीनियर्स ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन में पता नहीं चलता कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। क्या सर इसमें कोई सदाकत है? जी, मैं जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाता हूँ तो मेरा एक स्टाइल है, मैं कहता हूँ सबसे पहले आप टारगेट करें कि करना क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको रिक्वायरमेंट को देख के करना चाहिए। नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि हर क्वेश्चन के नीचे रिक्वायर्ड लिखा होता है, लेकिन आपको कुछ एग्ज़ाम के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके ऊपर रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ। 90% ऐसे क्वेश्चन की स्टार्ट में रिक्वायरमेंट होगी। वो कहेगा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कंप्यूट दिस, मिस्टर एसन इज़ एडवाइजिंग वांट्स टू सीक एन एडवाइस फ्रॉम यू। वो आपसे एडवाइस मांग रहे हैं, तो स्टार्ट में होगा। शायद कोई क्वेश्चन हो जिसके दरमियान में हो, तो या तो आपको टॉप में रिक्वायरमेंट का पता चलेगा या बॉटम में रिक्वायरमेंट का पता चलेगा, राइट। इसी तरह फिर वही मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जब प्रॉपर सेशन चलेगा तो उसके अंदर आपको फ़ौरन देखते पता चलेगा कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है इसकी, यहाँ से मैंने इसको लेके चलना है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर थैंक यू। सर एक और बच्चे का सवाल है, ही सेइंग कि सर सवाल के अंदर समटाइम हमने कुछ चीज़ों को शामिल करना होता है न्यूमेरिकल में, समटाइम कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होता है, तो उसको हम क्वेश्चन में कैसे डिस्क्लोज़ करेंगे? कुछ फैकल्टी मेंबर्स या रिस्पेक्टिव टीचर्स कहते हैं कि नीचे नोट लिख के लिखें, कुछ कहते हैं सिर्फ इग्नोर कर दें, आपका सोल्यूशन ठीक होना चाहिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो सर बताइएगा स्मार्ट वे क्या हो सकता है, सेफ साइड क्या हो सकती है इसमें? जी, पहले तो देखें, एक वक्त था कि एग्ज़ामिनर कमेंट्स मांगता था कि वो कहता था कि जो मैंने अमाउंट्स बताई, जो मैंने पॉइंट्स दिए, इफ़ यू हैव इग्नोर्ड दैट पॉइंट्स, तो उनकी एक्सप्लेनेशन नीचे अलग से दें, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती थी। लेकिन आजकल जो उसका क्वेश्चन आ रहा है, वो उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कहता है शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एग्जेम्पशन एंड डिसअलाउंसेस। इसके अलग से मार्क्स दे रहा है वो, कि अगर आपने मेरी किसी पॉइंट को इग्नोर किया, तो अगर ये आप इसको इग्नोर ना करते तो कहाँ लिखते। तो इसको अब हमें लिखना है, लाजमन लिखना है। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो हमें उसको एग्ज़ाम में शो करना है, और इसी प्रैक्टिस के ऊपर हमने सारे क्वेश्चन करने हैं, इसको नहीं छोड़ना हमने, राइट। तो अभी हमें लिखना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। जी थैंक यू सर। सर एक और स्टूडेंट का सवाल है, ही सेइंग कि कैफ लेवल पे सर हम अपने टैक्सेशन के ब्रीफ नोट्स और समरीज बनाते थे, जिससे हमें रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होती थी और कोर्स पे ग्रिप हो जाती थी। लेकिन अब ये पूरे ऑर्डिनेंस को, पूरे एफईडी को, पूरे सेल टैक्स को, क्या अभी भी हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है? तो बता दीजिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह ताला इसमें से बहुत सारी समरीज़ और नोट्स और कंटेंट्स मेरे पास ऑलरेडी तैयार हैं। वो जैसे जैसे सेशन चलेगा वो आपको या तो बुकलेट की शक्ल में मिल जाएंगे, या आपको मैं अलग अलग क्लास के साथ साथ वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आपका कुछ बर्डन मेरे कंधों पे होगा इंशाल्लाह, आप उसकी बेफिक्र रहें। आपका कुछ बर्डन मैं बियर करूँगा, कुछ आप आगे लेके चल रहे होंगे। तो जहाँ पर मैं आपको कहूँगा वहाँ आपने काम करना है, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है उस काम करने की। वो इंशाल्लाह ताला आपको सारी चीज़ें, समरीज़ और कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे ड्यूरिंग द सेशन। सर वन मोर क्वेश्चन प्लीज़। ही इज़ सेइंग, ये कोई रिपीटर स्टूडेंट है, ही इज़ सेइंग लेट मी एडमिट आई एम द रिपीटर स्टूडेंट। सर मुझे न्यूमेरिकल करते हुए स्पेशली बिजनेस और सैलरी का और इवन सेल टैक्स का भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती मैं सवाल शुरू कहाँ से करूँ, और सम टाइम कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो दरमियान में नहीं आते, तो ऐसी सिचुएशन में उस क्वेश्चन को मैनेज कैसे करूँ? ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है जिनको एक बेसिक फ्रेमवर्क जिनका तैयार नहीं होता। मेरा एक पैटर्न है पढ़ाने का कि मैं एक बेसिक फ्रेमवर्क सबसे पहले तैयार करवाता हूँ। आपको क्वेश्चन मिले इंडिविजुअल का, आपको क्वेश्चन मिले उसमें सैलरीड का, नॉन सैलरीड का, पार्टनरशिप फर्म का मिले या कंपनी का मिले, तो एक पैटर्न है, एक उसका फ्रेमवर्क है, उसके अंदर रहते हुए आपने वो क्वेश्चन को करना होता है। उन स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है जिनके दिमाग के अंदर कोई फ्रेमवर्क है ही नहीं। उन्होंने क्या किया हुआ है कि आई कैप के सजेस्टेड सोल्यूशन को देखा हुआ है। भाई ज़ाहिरी बात है कि पहले मिस्टर ए ने अगर क्वेश्चन उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, वो है एग्जामिनर, वो उन्होंने सोल्यूशन दिया, तो उसका स्टाइल हो सकता और हो, मिस्टर बी का स्टाइल और हो। लेकिन ये बात याद रखें कि मेरा जो स्टूडेंट होगा वो तमाम क्वेश्चन एक सिंगल पैटर्न के ऊपर सॉल्व करेगा, वो किसी कैटेगरी का भी क्वेश्चन हो थ्रू आउट इसके अंदर। इसी तरह इनकम टैक्स के लिए अलग पैटर्न है और सेल्स टैक्स के लिए मेरा अलग पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको
इंशाल्लाह आपको इसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी क्लास के दौरान या क्लास के बाद आपको ये फिर भी इशू आया नहीं है कभी, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट ने कम से कम ये मुझे नहीं कहा कि सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम टू स्टार्ट अ क्वेश्चन। वो इंशाल्लाह आएगा नहीं, आएगा तो इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। जी सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर, इसमें बच्चे ने पूछा एडिशनल जो रीडिंग टाइम है 15 मिनट्स, अब चूंकि अभी तक ओपन बुक पेपर नहीं हुआ, तो जो 15 मिनट्स एडिशनल है इसकी टेक्स्ट के पेपर में क्या इंपॉर्टेंस है? क्या हमें किसी एक सवाल को फॉर्मेट कर लेना चाहिए या सबकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी चाहिए या पूरा पेपर प्लान करना चाहिए? आपके सब्जेक्ट में आपकी क्या राय है इस पर? मेरे ख्याल के अंदर तो अगर आप कंफ्यूज होना चाहते हैं ना पेपर में, आप चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हों और परेशान हों, तो सारा पेपर 15 मिनट में पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला आपको किसी और को तंग करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। भाई इसका बेहतरीन पैटर्न ये है कि हम किसी एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें और अपना तमाम टाइम उसी के ऊपर लगाएं, उसको यूटिलाइज़ करें। आप सारा पेपर पढ़ के तो आपको क्या मिलेगा उससे? दैट वुड बी द वेस्टेज ऑफ द टाइम। तो मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है कि आपको ये फ़र्स्ट 15 मिनट्स जो हैं किसी एक क्वेश्चन के ऊपर लगाने चाहिए। अच्छा, अब इसका पैटर्न क्या होता है कि ये जब लास्ट जो मेरा लेक्चर हो उसके अंदर मैं एक पेपर, फुल फ्लेज पेपर आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर फिर मैं बताता हूँ कि ये 15 मिनट्स हमें कैसे करने। ये नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन के पेपर में मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट कैसे करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम को 3 घंटे के अंदर उस पेपर को मैनेज करना, जो आता है, जो सही आता है, जो कम आता है और जो बिल्कुल नहीं आता, इन तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फाइनल एग्ज़ाम्स। ये उसका भी एक हिस्सा है, उसको भी लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। सर मैं क्विकली अब कुछ क्वेश्चन स्किप करने लगा हूँ, आई होप आप क्लास में उनको एड्रेस कर सकेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज़, दैट इज़ कॉमन मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो टेक्स्ट में आमतौर पे की जाती हैं और हमें इस टेक्स्ट के पेपर को शुरू करते ही एटलीस्ट उन मिस्टेक से अपने आप को बचा के रखना चाहिए जो फेलियर की तरफ लेके जा सके? इसमें आपका क्या टेक है सर? सबसे पहला तो जो स्टूडेंट के अंदर एक चीज़ आती है कि मैं कर नहीं सकता, कि मैंने इसको, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं इसको कर नहीं सकता। पहली अप्रोच तो ये, इसको पहले स्टूडेंट को अपने जहन में रखना चाहिए कि आई कैन डू दैट, कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मेरे पास ये हिम्मत मौजूद है। दूसरी बात कि जो बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट के पास ये है कि वो क्वेश्चन को एंड तक नहीं करता। सपोज़ उसने एक क्वेश्चन को स्टार्ट किया, करता जा रहा है, उसको एक जगह पर प्रॉब्लम हुई और उसने क्वेश्चन को बंद किया और सलूशन उठा लिया कि ये सलूशन, उसने कहा अच्छा ये हाँ ये तो मुझे आता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो एक स्टूडेंट कर रहा होता है। उसको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को एंड तक कंप्लीट करना है। भाई उससे होगा क्या, सारा क्वेश्चन आप गलत कर दें, नो प्रॉब्लम, आपको क्वेश्चन उसकी रिक्वायरमेंट तक लेकर जाना चाहिए। देन यू विल नो व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आ रही हैं। इसके साथ स्टूडेंट एक और ये काम भी करता है कि एक क्वेश्चन किया, दूसरा, तीसरा, उसके क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि पहले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम्स थी। अगर आप पहली प्रॉब्लम्स को नहीं फेस कर रहे हो और अगली प्रॉब्लम पे चले गए हो, तो इट मीन्स कि आपकी पहली प्रॉब्लम्स भी ठीक नहीं है। मैं एक बड़ी एग्जांपल आपको दूं, मेरे पास एक साहब थे बड़े, अब तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। उनका यही प्रॉब्लम था, वो कहते थे कि सर मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ लेकिन मेरा इशू ये आ रहा है कि मैं बिल्कुल 50 के करीब कहीं मैं रह जाता हूँ, तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ। मैंने एक ही उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा आप ये बताएं कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं घर में क्वेश्चन की तो क्वेश्चन एंड तक सॉल्व करते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, मैं एंड तक सॉल्व नहीं करता। मैंने कहा जी आपने इस क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस अटैम्प्ट में वो क्वालिफाई करके अब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक कंपनी के CFO हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा स्टूडेंट की बात को ज़्यादा सुनना, टीचर की बात को कम सुनना। स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं कि जी ये ऐसे कर लो, ये वाली चीज़ कर लो, वो बेचारा अपनी डगर छोड़ के दूसरे की डगर पर चलना शुरू हो जाता है। एक तो ये काम जो है वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो आपको डॉटेड लाइंस आपके टीचर ने बताई हैं, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। फिर एग्जामिनर के कमेंट्स नहीं आप पढ़ रहे हो। एग्जामिनर कह रहा है कि आप डिनोमिनेशंस दें, बताएं भाई ये जो आपने अमाउंट्स दी हैं ये रुपीज़ में हैं, डॉलर्स में हैं, क्या ये दूध है, लीटर है, क्या चीज़ है ये, आप उसको बताएं।
राइट। उसकी फिर सीक्वेंस आप नहीं पूरी कर रहे हो, सीक्वेंस कैसे, सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपने इसको लेकर चलना है। क्वेश्चन को जब आपने एग्ज़ाम में किया तो उसके साथ आपने मार्किंग कैसे करनी है, उसको एलोकेशन आपने कैसे लेकर चलनी है। फिर एक और, जब एग्ज़ाम में बैठे, पेपर आया, आपने पेपर पढ़ना शुरू किया, पेपर पढ़ना क्या शुरू किया, एकदम से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। भाई 1 मिनट तो कम से कम एक क्वेश्चन को दें ना, उसकी स्ट्रेटजी को समझें, एरिया कौन सा है, मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है उसको, मैंने इसके अंदर क्या क्या आइटम्स मेरे से पूछी जा रही हैं, ताकि उसको जो है ना वो आप लेकर जा सकें। इसके बाद ये है कि आप अजम्पशंस को ठीक नहीं उसमें कर पाते। मैंने आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं देखा कि जो बगैर अजम्पशन के हुआ, कोई एक अजम्पशन भी उसमें यूज़ ना हुई हो, हमेशा कोई ना कोई अजम्पशन। और एक और चीज़ आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त बताऊँ, कुछ अजम्पशंस लिखनी पड़ती है, कुछ अजम्पशन नहीं लिखनी होती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो कौन सी ऐसी अजम्पशंस हैं जो पेपर में नहीं लिखनी, वो किताबों में भी नहीं लिखी हुई, वो लॉ में भी नहीं लिखी हुई, वो आपको सीखनी है कि अच्छा ये वो चीज़ें हैं जो मुझे कहाँ नोट करनी थी। मैं एक लाइन लिखी है, वो कहता है सर ये सेम लाइन रिपीट हो रही है, एक सोल्यूशन में उसने इसको ग्रॉसअप किया हुआ, दूसरी एक सोल्यूशन में ग्रॉसअप नहीं किया हुआ, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में अगर स्टूडेंट इसको प्रॉपर अपने स्टडी पैक को लेकर चले, उसको प्रॉपर गाइडलाइंस के ऊपर काम करे, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह उसका पहली अटैम्प्ट में पेपर पास हो जाना चाहिए मेरे मुताबिक। जी सर। सर थैंक यू। अब हम कुछ बच्चों के जो लाइव सेशन के सवाल हैं, काफ़ी सारे तो हमने इसमें एड्रेस कर लिए हैं ऑलरेडी, जो प्री क्वेश्चंस थे हमें प्री सेशन जो बच्चों ने दिए थे। बाकी अब बच्चों के जो सवाल है वो काइंडली आप लोग अपने माइक ऑन करके सर से पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछ लीजिए। जी Thank जी, you. वेलकम जी, मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू जान साहब।